अभी हम बिहार की राजधानी से 45 किलोमीटर दूर जहानाबाद ज़िले में एक गांव के अंदर हैं। इस जगह का नाम है काको। और जहाँ पे हम खड़े हैं ये एक बहुत हिस्टोरिक जगह है, एक बहुत तारीखी जगह है। ये एक बहुत बड़ा तालाब है। बहुत बड़ा तालाब इस वजह कर है क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे 3 तालाब हैं जिसने इस इलाके को बसा रखा है। इस जगह का नाम काको है। और इसकी जो हिस्ट्री है इसको लेकर बहुत सारी बात होती है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि राजा कूका नाम का एक इंसान था, उसके नाम पर इस जगह का नाम काको है। वहीं कई लोग का ये मत भी है कि राजा दशरथ की जो वाइफ थी ककई, उनके नाम से भी इसका निस्बत जोड़ा जाता है। तो अभी जिस जगह हम हैं ये है काको। और काफ़ी यहाँ से बड़े बड़ी पर्सनालिटी निकली है जिसमें एक से एक शायर, एक से एक अदीब, आईसीएस ऑफिसर, फ्रीडम फाइटर, जंग आज़ादी के हीरो, इसके अलावा बहुत सारे लोग यहाँ से निकले हैं। ये सारे लोग अपने नाम पे काकवी वर्ड इस्तेमाल करते हैं तखल्लुस के तौर पर। मानिए जिन लोगों के नाम में आपको काकवी दिखेगा वो यहीं के होते हैं। तो अभी हम जहाँ पर हैं ये एक काफ़ी तारीखी तालाब है। आप लोगों को पता है कि पानी के किनारे ही तहज़ीब यानी सिविलाइजेशन बसती है। तो वैसे में ये तालाब इस इलाके को हरा भरा खूबसूरत बनाने में एक अपना अहम योगदान दे रहा है। अगर कतबे की बात करें, इंस्क्रिप्शन की बात करें, तो मिनिमम 700 साल की हिस्ट्री इस गांव की है। यानी यहाँ पे जो दरगाह है और आसपास का जो इलाका है वहाँ पे जो कतबे लगे हुए हैं उससे ये पता चलता है कि ये जो गांव है ये तकरीबन 700 साल पुराना तो हर हाल में है। वहीं यहाँ पे सूर्य मंदिर है और इसकी भी एक काफ़ी तारीखी हिस्ट्री है, जिससे ये पता चलता है ये गांव और भी कई साल पुराना है। तो ये तहज़ीबों का एक संगम है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सारी कम्युनिटी के लोग रहते हैं और काफ़ी मिलजुल कर लोग यहाँ पर रह रहे हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ के कुछ बुज़ुर्गों से, यहाँ के पुराने लोगों से बात की तो उन्होंने भी इसकी हिस्ट्री के बारे में काफ़ी रोशनी डाली है। तो हम आपको उन लोगों से भी मिलाते हैं कि क्या वो लोग बता रहे हैं इस गांव के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ की तहज़ीब के बारे में। और ये एक ऐसा इलाका है जो पहले गया ज़िले का हिस्सा था, बाद में जहानाबाद का हिस्सा बना। और जिस ज़माने में ये गया का हिस्सा था उस ज़माने में यहाँ वो चीज़ मौजूद थी जो शायद गया शहर में भी उस वक्त नहीं थी। यानी यहाँ पे बहुत सारे इदारे, इंस्टीट्यूट, स्कूल ये सारे उस ज़माने में खुले जब गया में रेयर थी चीज़ें। तो वैसे में ये गांव आपको बताता है कि ये कितना ख़ास है, कितना यूनिक है। तो चलिए हम आपको गांव की कुछ चीज़ों से रूबरू कराते हैं, गांव की चीज़ें आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने अपनी आंखों से देखी, जिसमें बड़ी बड़ी कोठी, मंदिर, मस्जिद और दीगर कई सारी चीज़ें हैं। 1947 में फसाद के बाद से मेरे दादा जान मंजूर सुबहानी यहीं आ गए। हम लोग इससे पहले करीब में मोदनगंज के पास जुल्फीपुर एक गांव है, वहीं के रहने वाले थे हमारे दादा जान। वहाँ वो ज़मींदार थे और जो फसाद हुआ उसके बाद सब लोग यहीं आ गए और उससे या यूँ कहें कि मेरी पैदाइश यहीं की है। काको बुजुर्गान दीन का मस्कन है, इल्म व अदब का गहवारा है। यहाँ कई नामवर शुरा हुए जिनकी गज़लें, नज़में आज भी निसाबी किताबों में शामिल है। बुजुर्गान दिन में बीबी मखदूमा राबिया उर्फ बीबी कमाल, उनके कमालात की वजह से उनको बीबी कमाल के नाम से ही जाना जाता है। हैं जो हिंद की राबिया के नाम से मशहूर हैं और पहली हिंदुस्तान की सूफी संत महिला खातून हैं जिनको सूफी सर्किट से उनके आस्थाने को जोड़ा गया है। नीतीश कुमार का काफ़ी लगाव रहा है काको से और हज़रत बीबी कमाल के दरगाह से। जब दूसरी बार वो सरकार में आए थे तो उसके पहले उन्होंने यहाँ पर आके चादर पोशी की थी और कह सकते हैं एक तरह से मन्नत मांगी थी। और जब जब चुनाव जीते के बाद दोबारा वो काको आए तो उन्होंने यहाँ पर इस काको की दरगाह पर उन्होंने कहा कि मैं इसको
सूफ़ी सर्किट के तौर पे डेवलप करूँगा और उन्होंने उसी दौरान इसको सूफ़ी सर्किट का एक ढांचा तैयार किया जिसमें काको, मनेर शरीफ और भी बिहार के जो सूफ़ीज़्म से रिलेटेड दरगाह हैं उनको जोड़ने का काम किया। और उस टाइम उन्होंने यहाँ के लिए 6 करोड़ रुपए लगभग फंड दरगाह के लिए दिया, जिससे वहाँ से नवीकरण और उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जिसमें लाइब्रेरी खुलने की बात थी या फिर पीछे जो उसके तालाब है उसमें बोटिंग की बात थी, बहुत तरह की चीज़ें थी। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पे इसको ये देखा जा रहा था। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता गया, कह सकते हैं फंड तो आ गया और कार्रवाई भी हो गई, लेकिन आज ये इस दरगाह के नवीकरण को पूर्ण हुए हुए लगभग 4-5 साल से ऊपर बीत चुका है और दोबारा वो कह सकते हैं अपने हालात उसके ख़राब हुए जा रहे हैं। कहीं टाइल्स उखड़ा जा रहा है, कहीं नल ख़राब हो गई, कहीं की बत्ती ख़राब हो गई, रंग-रोगन चला गया, कहीं दीवारों में क्रैक आ गया है, कहीं का चूना गिर गया है। लेकिन उसके बावजूद इसका उद्घाटन नहीं हुआ और ना ही ये कमेटी को हैंडओवर किया गया 5 सालों के बाद भी। काको में ज़माने कदीम में एक बड़ा मदरसा था, जहाँ हिंदुस्तान के बैरून मुल्क से गोशे-गोशे से लोग तालीम हासिल करने आते थे। उस जगह को आज भी मदरसा के नाम से जाना जाता है, लेकिन वो इमारत ज़मींदोज़ हो गई। उसी से ज़रा सा आगे बक्का नगर एक जगह है, वहाँ मखदूमा बीवी कमाल के ख़ाज़िन हज़रत सुलेमान शाह लंगर ज़मीन रहमतुल्लाह आराम फरमा है। उस ज़मीन के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर कब्रें ज़मीन कबूल नहीं करती थी, कब्र दफन किया जाता था। तो जब इन्होंने अपनी छड़ी गाड़ी थी, उसके बाद से ज़मीन के जोश कम हुए, गुस्से कम हुए और वहाँ मैयत तदफीन होने लगी। बक्का नगर जो जगह है मखदूम सुलेमान शाह लंगर ज़मीन से ज़रा से 2 कदम आगे, वहाँ हज़रत शाह फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह फरमा है। उस ज़मीन के बारे में बक्का नगर का तो मतलब हमेशा कायम रहने वाला कहा जाता है कि वो ज़मीन जन्नत से बदली हुई है। फर्स्ट चांसलर कहिए, वाइस चांसलर कहिए, वो बीवी कमाल साहिबा के शौहर से सलमान लंगर ज़मीन। और जो पत्थर देखा है वहीं से वही निकल के यहाँ आया है। जो मस्जिद सामने सब पत्थर नहीं बिछा हुआ है, पहले इधर था एक जगह था, अब थोड़ा बिखर गया है। पार्क में जो अब सब लगा लिया। हाँ, तो वो सब वहीं से आया है। उसमें भी रिवायत है कि आदमी तो इतना ला नहीं सकता था, तो जिन वगैरह लाया और फना किया, एक रिवायत चली आ रही है। खैर, तो वहीं यूनिवर्सिटी से बराबर था, बाहर से लोग आते थे, पाली ज़बान और फलाम में वहाँ लोग रिसर्च करते थे। अब बड़ा ये था, लेकिन फिर जब आबादी बढ़ती गई, लोग हो गया, तो ख़त्म हो गया। सालों कई कितना 100 साल हो गए ना भाई, 700 साल तो ऐसे ही हो गया, 600-700 साल। काको से मुतालिक एक कदीम और मुस्तनद किताब है, शाह अताउर्रहमान अता काकवी के वालिद शाह गफूरुर रहमान साहब ने लिखी थी। उसके बाद उसकी कई एडिशंस आए, अभी वो सिर्फ खुदाबख्श लाइब्रेरी में दस्तयाब है और मेरे पास में उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी मौजूद है। उस किताब में लिखा हुआ है बक्का नगर के बारे में कि वो ज़मीन किस तरीके से जन्नत से बदली गई और उसका यहाँ के लोगों का मानना है कि वो जन्नत से बदली हुई ज़मीन है। जिन्होंने किताब आसार काको लिखा है वो हमारे बहनोई हैं, अपने खालाजाद बहनोई, यानी उनके जो ससुर हैं मेरे अपने सगे खालू हैं बड़े, ये समझ जाइए। उन्होंने जो किताब लिखा है, तो मैंने उनके बेटे से भी कहा कि भाई हमको मतलब कि बहुत अफसोस की बात है कि उन्होंने जो लिखा है तो उसमें मेरी ख़ानदान की 24 पेज में तारीफ़ है, उसमें पढ़िए आप। आसार काको में अगर सबसे ज़्यादा तारीफ़ है और बयान है तो पढ़िए उस किताब को, हम दे भी सकते हैं लाके आपको। तो 24 पेज में हम सब निशान लगा दिया है, लाइन बाय लाइन। 24 पेज में मेरी बाप और दादा की तारीफ़ की है। और बाकी बहुत बड़ा गांव था, उसमें शुरफा भी थे, छोटे छोटे ज़मींदार, किसी का जिक्र उसमें नहीं, आप पढ़ लीजिए। हाँ, अपने लोगों का है, अपने रिश्तेदारों का, अपने भाइयों का, जो शायरी किया तीनों भाई ने, अपने भाई साहब हमद काकवी का, जो एक भाई थे मंजूर रहमान अख्तर काकवी शायर थे, वही रहमान साहब जो मजिस्ट्रेट थे वो भी शायर थे, वही रहमान काकवी, नाम सुना होगा। तो उन लोग के बारे में लिखा है और भी लोग थे, किसी का जिक्र नहीं है। अब जैसे नसीम साहब बहुत बड़े आदमी थे, ठीक था, स्कूल बनवा रहे थे, तो उसमें एक जगह एक मलिक का नाम आया है। किसका आया है? इन्हीं के परदादा का, जिनके साथ आप जहानाबाद से यहाँ आए हैं, जो आप साहब अभी पढ़ा, मुजम्मिल को जानते होंगे। तो मुजम्मिल के जो परदादा हो गए, हाँ, तो उमर शाह जो थे वही परदादा इनके, तो वो छाता लेके काम करवाना था। उनका एक जगह जिक्र है। एक और कोई शराफत हमें पता चला है, हमको अभी तक मालूम नहीं हो सका, कोई शराफत साहब थे उस ज़माने को, उन्हें पॉलिटिकली कुछ
आगे पीछे मशारा हो रहा है या कुछ फंक्शन, उसमें आगे जाना काम, वो शराफत साहब कोई थे मिर्चोला के। अब कौन थे अल्लाह जाने, बहुत लोगों से पूछा, नहीं पता चलता है। उनका जिक्र है या एक काक लोगों का। उन्होंने 1915 में वो किताब लिखी गई थी। उस ज़माने में 1915 में काकों में ना दुकान था, ना ये था, ना लाइट थी, ना, बहुत छोटा गांव था। बहुत क्या वक्त होगा, 15 में तो हम भी पैदा नहीं हुए थे। बहुत गरीबी थी और बहुत दूसरी बात थी। तो उन्होंने कहा ये कि मतलब कि उसके बाद बहुत सी चीज़ें हुई हैं, तो ये मामू आप लिख सकते हैं ऐसी। तो हम कहा लिख देंगे। तो हमने लिखा है। ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के गहवारा है। यहाँ कभी किसी किस्म का कोई फसाद या कोई तनाज़ा नहीं हुआ। यहाँ तक कि जंग माने आज़ादी के ज़माने में जो मुल्क में जगह जगह फसाद हुए, उस वक्त भी काकों में अमन रहा था। यहाँ 2-3 मरतबा हमला किया तो मत्सर सिंह की फौज उसने बनाया 50,000, और वही लूटती हुई। लेकिन पाली नहीं लुटाना, क्योंकि सर सुल्तान ने मदद किया था, जेल से छुड़ाया था, क्योंकि तो बहुत बड़ा डकैत भी था और फसादी भी था, सब कुछ था। तो सर सुल्तान ने छुड़ाया था। तो उसी लिए उसने कहा सबको, जब जा रहा था तो मेरी समधी नम्मा, मेरी बड़ी बहन की शादी 1933 में पाली हुई थी। तो उस वक्त मेरी समधी नम्मा, उनकी सास जिंदा थी, और उनका जो मकान हम लोग का है अभी भी है, उसके आगे खेते खेत था, उनका भी था और जितने लोगों का, कोई मकान उसके आगे नहीं है। वो बिल्कुल आज़ाद, जैसे मेरा बंगला कैसे है, तो मेरे बंगले पर खाली खेते खेत है, ब्लॉक है उसके सामने। तो उसी वजह से उन्होंने अपनी आँख से देखा कि सब जा रहा है, और कुछ ऐसे ऐसे बताइए ना, इशारा से कि कुछ हिल रहा था, कुछ चाह रहा था कि बस्ती में हिले। उसने मत्सर सिंह ने किया कि नहीं, सीधे नीचे नज़र करके जाओ, नीचे नज़र करे, पास हो गया। और वही इधर आ गया इनके यहाँ। अरे शहर जो थे वहाँ के, वहाँ जो उनके घर घुस के लूटते हुए काकू आया था। वो लूटते हुए काकू आया, और उसके बाद हमारे चचा शमसी साहब थे, जो समझिए कि 2 हाथ से जब दस्तखत करते थे तो 5 मिनट उनको लगता था दस्तखत करते हुए। FM शमसी लिखने में 5 मिनट लगाते थे। और उन्होंने बंदूक चलाया साहब, जो आया SDO जो थे, SDO ने कहा कि ताज्जुब की बात है कि आपसे कलम नहीं चल रहा है, ये बंदूक कैसे आपने चलाया। हाँ, और उन्होंने गोली चलाई तो कभी उसमें के वो किसी घोड़ी आ गई, तो कभी किसी कौन आ गया, लेकिन फिर भी उन्होंने फायर किया। 1-2 उल्टाने भी, उसकी लाश भी लोग ले भागे। एक मुसलमान, यहाँ नजरुल साहब नाम था, कोई गेस्ट आए थे किसी के, कुछ वो रिश्तेदार थे, आए थे, यहाँ के रहने वाले नहीं थे वो नजरुल साहब। और एक नजरुल साहब यहाँ के रहने वाले थे, जिनका अभी आप लोग जो आए हों इधर से, उनका मकान छोड़ते हुए है, बड़ा सा बन के नया ऐसा कोने पर, वही आप आए होंगे ऐसे, उन्हीं का मकान था। तो वो यहाँ पहरा वहरा दे रहे थे, तो हल्ला हो गया, सब औरतें सब रोने लगी, क्योंकि औरतों को कर दिया गया था यहाँ। मजहरी साहब मकान में थोड़ा बीच में हो गया, तो सब औरतों को यहाँ कर दिया गया था, और 1-2 पहरे में लोगों को दे दिया गया था, वही नजरुल साहब थे। तो हल्ला हो गया, नजरुल साहब मारा गया, तो लोग चिल्लाने लगे, औरतें उसने चीख पुकार होने लगा। एक दफे निकले कि नजरुल इतना बेवकूफ़ नहीं तो मारा जाएगा, मैं तो इसके अंदर ढुका हुआ था कोई चीज़ में। इसका अभी तक लोग ये मतलब चलते हैं। वही एक आदमी मारे गए काकों में, वरना काकों को अल्लाह ने बचा लिया। ये भी कमाल। लोग कहते हैं हिंदू लोग कि हम लोग आते थे, देखते थे घोड़बाज, कैसे कहते हैं कि हम लोग 4 इधर थे और 4 इधर थे और 4 इधर थे, तो पूरी फौज थी, आप लोगों की सर कटा हुआ किसी का था, और उजला उजला कपड़ा था, और हाथ में तलवार था, और सर नज़र नहीं आता था, वगैरह वगैरह। इस तरह का भी कहावत चली आ रही है। आज भी यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ रहते हैं। इत्तेहाद की मिसाल है। यहाँ काको पन्यास के नाम से कहा जाता है इसको, बड़ी पन्यास, इसको पहले परिहंस वगैरह कहा जाता था। उसके एक कोने पर मखदूमा बीवी कमाल का आस्थाना है, तो दूसरे कोने पर शिव मंदिर है, विष्णु मंदिर है। छठ के मौके पर यहाँ जहानाबाद में सबसे ज़्यादा भीड़ इसी पन्यास में लगती है। और मखदूमा बीवी काल के आस्थाने पर हर साल भादों के महीने में सूफी फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है। क्योंकि हर साल सूफी महोत्सव के नाम से एक कार्यक्रम कराया जाता है, जिसमें हिंदुस्तान के कई प्रदेशों से सिंगर आते हैं, और जो लोकल सिंगर है वो भी रहते हैं, और सूफिज़्म का एक प्रदर्शन होता है, और वहाँ पर लोकगीत का भी कार्यक्रम होता है, और कह सकते हैं कव्वाली का ही कार्यक्रम होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें कह सकते हैं कि देखा जाए तो बस एक
फॉर्मेलिटी के तौर पे आजकल हो रही है, क्योंकि जिस जोश व खरोश से पहली बार और दूसरी बार ये कार्यक्रम किया गया था, वो अब यहाँ बचा नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक फंड आता है सरकार की तरफ से, उस फंड का बंदरबांट हो रहा है और जो सूफिज़्म है वो हटता जा रहा है और एक सिर्फ नाट्यक्रम का मंच की तरह इसको प्रयोग किया जा रहा है ज़िला प्रशासन द्वारा। देखिए, काको में अगर हिस्टोरिकल प्लेसेस में देखा जाए तो सबसे पहले तो हज़रत बीवी कमाल का जो मज़ार है, जो दूर-दूर तक प्रसिद्ध और प्रचलित है और काफ़ी लोग हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं और आस्था का केंद्र है। उसके अलावा यहाँ पे एक सूर्य मंदिर है, जो कि काफ़ी पुराना ऐतिहासिक मंदिर है और इसके सिवा अगर कहा जाए काको की धरती की बात करें आप, तो काको की धरती में बौद्ध की धरती भी मानी जाती थी अपने दौर में और यहाँ पे जब भी ज़मीन की खुदाई हुई अपने-अपने दौर में किसी न किसी सरकारी योजना के अंतर्गत या कोई मकान की अगर गहरी खुदाई हो रही हो, तो उसमें बुद्ध की मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा पाई गई हैं। पहले के ज़माने में यहाँ मतब खाना भी था, हकीमी इलाज होता था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ज़रिए, जो आज भी रिकॉर्ड में तो है, लेकिन ज़मीनी सतह पर कहीं उसका है हकीकत नहीं है। यहाँ की नसीम साहब की कोठी बहुत मशहूर थी और काको की शिनाख्त थी। बाद के दिनों में उसको मुनहदिम कर दिया गया। काको में आज भी बुनकरों को तरबियत देने के लिए तरबियती केंद्र है, जहाँ से बच्चे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं और वो एक रोज़गार का ज़रिया बनता है। काको में अभी 4 प्राइवेट स्कूल्स हैं, जिनमें मतलब 10+2 की तक की पढ़ाई होती है 2 में और 2 में 10 तक की पढ़ाई होती है। उसके सिवा सरकारी स्कूल भी एक है, आपको मिडिल स्कूल और हाई स्कूल दोनों है, जहाँ पर आपको मतलब तालीम आप हासिल कर सकते हैं। और ये जो सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं, ये आज़ादी के पहले ही जो यहाँ के ज़मींदार थे, उन्होंने 3-4 ज़मींदारों ने मिल कर के उस स्कूल की तामीर की थी और हफ्ते में उनकी ड्यूटी लगा करती थी और उसमें एक दिन कोई एक ज़मींदार की ज़िम्मेदारी होती थी, वो जाके उसमें पढ़ाया करते थे। और सच मायनों में कहा जाए तो पूरा जो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल की ज़मीन है और जो उसका इनिशियल कंस्ट्रक्शन है, वो ज़मींदारों ने ही कराया था यहाँ के। सबसे पहला स्कूल जो खुला, सुन लीजिए, जहानाबाद में स्कूल नहीं था। यहाँ लड़कियों जो खुला था, ज्ञान में स्कूल नहीं था। यहाँ ये क्या नाम है, कॉलेज खुला, ज्ञान में कॉलेज नहीं था। ज्ञान में कॉलेज 1955 में हुआ है। लड़कियों का हुआ है 43-44 में ज्ञान में, कन्या विद्यालय क्या हिंदी में, रमना में खुला था। सबसे पहला बताना है, आज़ादी से बहुत पहले उसमें। तो उस वक्त मेरे दादा और मेरे दादा के भाई दोनों सर सैयद से मिले 18 समथिंग में, और मिलने के बाद वहाँ से आए। सबसे पहला 1 साल अपने बंगले पर स्कूल खोला, 18 मिडिल स्कूल, 1893 में ये समथिंग में, जो समझिए उसी वक्त मेरे फादर की तो पैदाइशें थी। खैर, तो एक स्कूल खोला, वही स्कूल फिर लोगों ने ज़मीन लिया, जो आज मिडिल स्कूल देख रहे हैं, उसी जगह पर खुला। उसके बाद फिर सब लोगों ने मिल के अभी करो, फिर 37 में आइए, तो फिर 37 में शमसी साहब ने तालीम निस्मा का उनको हुआ भाई कि यहाँ लड़कों की भी तालीम होनी चाहिए, लड़कियों की। तो उन्होंने अपनी ज़मीन पर अपना इस करके, और सर अली इमाम की वाइफ लेडी इमाम जो थी वो आई। अच्छा, यहाँ ऐसे ऐसे लोग हुए हैं कि जो वर्ल्ड में नहीं हुए हैं। शाह अताउर रहमान अत्ता काकवी नामवर शायर थे, इसी काको के रहने वाले थे। वहाब अशरफी साहब की तालीम और तरबियत यहीं हुई, इसी काको में। प्रोफेसर शाहिद रिजवी गियाको में मगध यूनिवर्सिटी में है, इसी काको से हैं। दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में काको के लोग हैं और कई कई अहम ओहदे पर फायज हैं। कुछ साइंटिस्ट भी हैं यहाँ के, जिनका नाम मुझे याद नहीं है। शमशी साहब इसी काको के रहने वाले थे। काफ़ी दिनों तक यहाँ डॉक्टर लईक साहब के ज़रिए मुफ्त में आँख का ऑपरेशन वगैरह होता था, गरीबों को इलाज फराहम कराई जाती थी। मेरी किताब अगर आपने पढ़ी होगी, उसमें हमने डिटेल दिया कि काको क्यों नाम पड़ा। जैसे कोका राजा था, कई रानी थी, जैसे कहा जाता है, गलत ये सही। कोका से जो काको हुआ वही ना हुआ कि बीवी कमाल साहब का जो डोला आया, वो ठहरी, तो जो राजा से वो देखी करे ये आज़ान दे रही, नहीं तो हमारा नष्ट हो जाएगा, क्या नाम मतलब ये सब ये कर दिया जाएगा। तो वही मतलब वहाँ पर जो उसको बुलाया दावत के लिए, वही चूहे बिल्ली का और घोड़े का जो आप देख रहे हैं वहाँ, ये भी है। कब्र भी है
बीबी कमाल साहब के मज़ार पर, तो वही उन्होंने दिया। और उसके बाद वही खैराकिन बिल्ली, तू तो अभी चूहे के पीछे दौड़ रही थी, ऐ फला तू तो फला सबन बना हुआ था, या फला जो भी चूहा ये कर रहा था। तो उसी से फिर मतलब ये कि जिंदा होके वो सरपोश में से वो भागा। और उस आबादी जो थी वो इस तरफ आबादी नहीं थी मुसलमानों की, जो कुछ लोग थे भी इक्का दुक्का वो इधर थे, बांका नगर। तो बिहार शरीफ गया था मखदूम साहब से मिलने के लिए। अब वो कैसे जाया था, क्या ताल्लुकात थे, तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन जब वही आया तो उसने ऑर्डर दिया यहाँ, और क्या मैं उनकी मज़ार सबसे पहले उसी ने पक्की बनवाई, जो ज़माने पक्की थी उस हिसाब से उसने ही बनवाई। और वहीं के लोग, जो वीरपुर जो बस्ती है, वो वही बस उनके खादिम, वो तो बैत तो हो नहीं सकती, औरत थी जो बैत तो कर नहीं सकती थी, तो उनके वो खादिम लोग थे। खादिम का भी थोड़ा सा बता दें कि 1908 में साथ में प्लेग हुआ था। मेरी मदर ही बताया करती थी, वो छोटी सी थी। तो उस जमाने जो प्लेग हुआ तो 2 भाई खादिम थे, वो दोनों का इंतकाल हो गया। तो हुआ भाई कि अब कौन इसकी देख देख करेगा, कौन इसका वो मुतवल्ली हो या दे। तो 1909 में 9 में एक मीटिंग हुई काको की, जिसमें उस ज़माने में मेरे दादा थे, मेरे बड़े चाचा के अब्बा थे, ये लोग मिल के एक मीटिंग किया। उसमें शाह सईद साहब एक थे, जो इनके मौलाना इस्माइल साहब के वालिद। मौलाना इस्माइल साहब का नाम सुना होगा आपने, बहुत मशहूर, उनका अरब में इंतकाल हो गया हज करते हुए में। मौलाना इस्माइल बहुत मशहूर आलिम थे बिहार के, अरब समझे, अरब बुलाए जाते थे बहुत ये। खैर, तो उन्हीं के अब्बा को मतलब ये कि वो साफा बांधा गया और उनको मुतवल्ली बनाया गया। उस वक्त से उन्हीं के ख़ानदान में आज उनका लड़का और भतीजा भतीजा जो है जलाल वगैरह, कौन लड़का है उनके, वही लोग इसकी देख रेख कर रहे हैं आज तक। मंसूबा ये था कि बिहार में ये जो 14 कोसी में बुजुर्गान दीन के मज़ार हैं, काको में मखदूमा बीवी कमाल का आस्थाना, बिहार शरीफ में मखदूम साहब, मुनीर शरीफ और इनके वालिद मखदूमा बीवी कमाल के वालिद मतलब कच्ची दरगाह हज़रत शहाबुद्दीन पे, जो इन चारों आस्थानों को सूफ़ी सर्किट से जोड़कर और सूफ़ी इल्म को फ़रोग़ देने के लिए, सूफ़ी इल्म को फ़रोग़ देने के लिए एक टूरिज़्म बस चलेगी जो तमाम मकामात का सैर करेगी। लेकिन ये सारे मंसूबे इब्तिदा में थे, बाद के दिनों में सूफ़ी सर्किट के नाम से तो कायम रहा और सूफ़ी महफिल सही, लेकिन वो सिर्फ सूफ़ी महफिल के नाम तक महदूद होकर रह गई। इसे सूफियाना तालीम को फ़रोग़ देने की कोशिश नहीं की। आज से 700 वर्ष पूर्व काको के डेवलपमेंट का जो सबसे पहला कार्य था वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था, जब काको में कुएं खुदवाए गए थे, मस्जिदों का निर्माण कराया गया था और भी लाइब्रेरी का निर्माण कराया गया था। इस तरह की चीज़ें फिरोज शाह तुगलक के दौर में हुई थी। लेकिन उसके बाद कह सकते हैं ये 700 वर्ष बिल्कुल काको का अधूरा रहा और सादा रहा। और उसके बाद माननीय नीतीश कुमार की नज़रें इस पे लगभग सन 2000 के आसपास पड़ी काको पे, और जब यहाँ के हज़रत बीवी कमाल के दरगाह को सूफ़ी सर्किट के तौर पे डेवलप करने की बात की गई और एक टूरिज़्म डेस्टिनेशन के तौर पे तैयार करने की बात की गई। साथ ही साथ काको का जो सूर्य मंदिर है, वहाँ पर एक उसके पीछे एक पनिहास पड़ता है, एक तालाब पड़ता है, जो कि हज़रत बीवी कमाल के दरगाह और सूर्य मंदिर के दोनों को एक-एक छोर पे वो मतलब मिलता है। और जब नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट की बात थी, तो बात ये था कि पीछे वहाँ पे बोटिंग होगी और काको को एक बिहार हेरिटेज के तौर पे डेवलप किया जाएगा। ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन इसमें कहीं न कहीं कह सकते हैं टूरिज़्म विभाग और साथ ही साथ जो ज़िला प्रशासन है, उसकी कमियों के कारण ये नीतीश कुमार का वो जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो सपना था, वो आज तक पूरा ना हो सका। देख रहे हैं मस्जिद, जो शाही मस्जिद कहलाती है, और एक मस्जिद जो आपके बाजार टोले की है, उस वो भी गुंबद वाली थी, लेकिन वो आजकल की तरह बनी हुई है। तो वजह क्या हुई थी कि वो मरहूम हो गई थी, टूट गई थी या क्या हो गया था। तो कोई जैसा कि हमने इसमें पढ़ा, उसमें हवाला भी दे दिया है, वो बात हमने पढ़ा है अता भाई की किताब में, आसार काको में, कि उनकी कोई बीवी बीमार हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जब मेरी बीवी अच्छी हो जाएंगी तो उस मस्जिद को हम बनाएंगे। तो उन्होंने लिखा है कि उन्होंने अपनी जेब ख़ास, यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि अपने जेब ख़ास से वो मस्जिद बाजार टोले वाली बनाई। उसको अब तो नया डेवलप हुआ,
सैयद मलिक की मस्जिद डेवलप हुई, ये डेवलप हुआ, एक और मस्जिद उधर बनी है जगह, तो अब तो डेवलप हो रही है। लेकिन ये मस्जिद जो है वो मतलब कि उसी ज़माने की, तुगलक ज़माने की, और मेरे पास उसके रिटिन सबूत भी है, किसने बनवाया, कब बनाया। जब ये मनेर से मुराद साहब ने हैदर साहब को से ख़त लिखा, पूछा कि आप बताइए इस मस्जिद के बारे में। और एक मस्जिद मेरी ऊपर के शाह शमसुद्दीन रहमतुल्लाह, जो आप देखते हैं बड़ा वहाँ मज़ार देखा ना ऊपर, वो मेरे ओरिजिनल जो सबसे पहले बुजुर्ग आए थे शाह शमसुद्दीन रहमतुल्लाह, तो उन्हीं की मतलब के लोगों की शादी हुई थी अरवल में। तो अरवल की जो बड़ी मस्जिद देखते हैं ना, वो इन्हीं की बनाई हुई है, उसमें लिखा हुआ है बल्कि जो अरवल में बड़ी मस्जिद है वो शाह शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि की बनाई हुई है। तो इस तरह से मतलब ये कि इस सिलसिला जो है चला, और मतलब है कि हमने उसी को लिखा है कि मस्जिद कब कब बनी है, कैसे बनी है।